आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ हेल्प की दुनिया के एक ऐसे नाम की जिनकी विरासत जितनी इंस्पायरिंग है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। नेपोलियन हिल। उनकी किताब ने तो लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। पर सवाल यह है कि जिस आदमी ने इसे लिखा, क्या उसकी खुद की कहानी सच्ची थी? चलिए पता लगाते हैं। तो असली सवाल यही है, क्या नेपोलियन हिल के सफलता के सिद्धांत वाकई काम करते हैं, या ये इतिहास का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प मिथक है? और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है हिल के जबरदस्त आइडियाज और उनके काफी क्वेश्चनेबल पास्ट के बीच के टकराव में। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? एक कहानी से, एक बहुत ही पावरफुल मिथ से, जिसने नेपोलियन हिल और उनकी किताब की बुनियाद रखी। एक ऐसी कहानी जिसे लाखों करोड़ों लोगों ने सुना और उस पर यकीन भी किया। तो ये है नेपोलियन हिल, और ये है उनकी 1937 की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये तो एक पूरा मूवमेंट बन गई। सोचिए जरा, दुनिया भर में 30 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिकी। इसने अनगिनत लोगों को करोड़पति बनाया और जो आज हम जिसे मॉडर्न सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री कहते हैं, उसकी शुरुआत की। तो हिल की ये जो पूरी सक्सेस स्टोरी है ना, इसकी जड़ें जाती हैं साल 1908 में। कहानी कुछ यूं है कि एक नौजवान रिपोर्टर के तौर पर हिल ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी का इंटरव्यू लिया, और कहा जाता है कि कार्नेगी ने उनसे कहा, कितनी शर्म की बात है कि हर नई पीढ़ी को ठोकरें खाकर कामयाबी का रास्ता ढूंढना पड़ता है, जबकि इसके सिद्धांत तो बिल्कुल साफ हैं। और कहते हैं कि बस उसी एक मुलाकात ने हिल को 20 साल लंबे एक मिशन पर लगा दिया। कार्नेगी ने उन्हें एक चैलेंज दिया, जाओ और अमेरिका के 500 से ज्यादा सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लो। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर जैसे बड़े बड़े नामों से मिलो और कामयाबी का एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला खोज निकालो जिसे कोई भी अपना सके। और इसी जबरदस्त मिशन का नतीजा थे थिंक एंड ग्रो रिच के 13 प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ कोरे विचार नहीं थे, बल्कि एक पूरा सिस्टम था, एक ब्लूप्रिंट जिसने लाखों लोगों को अपनी सोच बदलने और अपने गोल्स को हकीकत में बदलने के लिए इंस्पायर किया। तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत हैं क्या। हिल का जो सबसे कोर आइडिया था वो अपने आप में रेवोल्यूशनरी था कि सोच ही हकीकत बनती है। वो मानते थे कि हमारा दिमाग एक फैक्ट्री की तरह है। अगर हम सही विचारों को मकसद, लगन और एक जबरदस्त इच्छा के साथ मिला दें तो उन्हें असली फिजिकल दौलत में बदला जा सकता है। और इसी फिलॉसफी को उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स में बांटा। और हर चीज की शुरुआत होती है एक ज्वलंत इच्छा से, अ बर्निंग डिजायर। और हिल के लिए ये कोई मामूली सी ख्वाहिश नहीं थी, नहीं, ये एक जुनून था, एक ऑब्सेशन, एक ऐसी चीज जो आपके हर ख्याल पर हावी हो जाए, जो आपको सोने न दे। यही कामयाबी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और कमाल की बात यह है कि हिल ने इसे सिर्फ ख्यालों में नहीं रखा, बल्कि प्रैक्टिकल बनाया। उन्होंने इस इच्छा को पैसे में बदलने के 6 कॉन्क्रीट स्टेप्स बताए। पहला, आपको कितना पैसा चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट तय करें। दूसरा, आप इसके बदले में क्या देंगे। तीसरा, एक पक्की तारीख तय करें। चौथा, एक डेफिनेट प्लान बनाएं और तुरंत शुरू करें। पांचवा, इस सब को साफ साफ लिखें। और छठा, इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में 2 बार, सुबह और रात को, जोर से पढ़ें। अब इस जबरदस्त इच्छा के अलावा कुछ और भी की प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि विश्वास, यानी ये पक्का यकीन कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। फिर है आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन, मतलब बार बार पॉजिटिव बातें दोहराकर अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना। और एक बहुत ही जरूरी चीज, मास्टरमाइंड अलायंस, यानी अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही लोगों का एक ग्रुप बनाकर साथ मिलकर काम करना। ये सारी प्रिंसिपल्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब ये सब सुनने में थोड़ा जादू जैसा लग सकता है ना? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिल के करीब 100 साल पुराने इन विचारों को आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस से भी जोड़ा जा सकता है। चलिए जरा समझते हैं कि हमारी सोच के पीछे का साइंस क्या कहता है। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या शॉर्ट में RAS। आप इसे अपने दिमाग का गेटकीपर या फिल्टर समझ सकते हैं। ये तय करता है कि हमारे चारों तरफ जो लाखों करोड़ों बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उनमें से कौन सी हमारे कॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। और ये फिल्टर उसी जानकारी को अंदर आने देता है जिस पर हम फोकस करते हैं। तो अब सोचिए, जब कोई हिल के तरीकों को अपनाता है, जैसे अपने गोल को बार बार विजुअलाइज करना या उस स्टेटमेंट को दोहराना, तो असल में वो अपने इसी RAS को प्रोग्राम कर रहा होता है। आप अपने दिमाग को ये कमांड दे रहे होते हैं कि देखो, मेरे लिए ये गोल इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हर अपॉर्चुनिटी पर ध्यान दो।
और यही वजह है कि जब हम कोई लक्ष्य तय करते हैं तो अचानक से हमें उससे जुड़े संयोग और मौके दिखने लगते हैं। ये आइडियाज वाकई पावरफुल लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पहलू। अब वक्त है उस इंसान को देखने का जिसने ये विचार दुनिया को दिए, और नेपोलियन हिल से जुड़े कुछ परेशान करने वाले सच का सामना करने का। देखिए, हिल की पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो दो बड़े दावों पर टिकी है। पहला, कि उनकी मुलाकात एंड्रो कार्नेगी से हुई। सच, कार्नेगी की बायोग्राफर्स को आज तक उनकी मुलाकात का जीरो एविडेंस मिला है। और सबसे बड़ी बात, हिल ने यह दावा करना भी कार्नेगी की मौत के बाद ही शुरू किया। दूसरा दावा, कि वो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के सलाहकार थे। सच, व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड्स में इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। और ये तो बस शुरुआत थी। हिल का शुरुआती करियर तो धोखाधड़ी के इल्जामों से भरा पड़ा है। 1908 में वो लकड़ी से जुड़े एक क्रेडिट फ्रॉड के चार्जेस की वजह से अलाबामा से भाग गए। बाद में उन्होंने कई ऐसे स्कूल चलाए जिन पर फ्रॉड के आरोप लगे। शिकागो में तो उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट तक जारी हो गए थे। ये सब उस इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो उन्होंने दुनिया के सामने बनाई थी। गिज़मोडो के एक जर्नलिस्ट मैट नोवाक ने तो अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा सेल्फ हेल्प धोखेबाज तक कह डाला। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा इल्जाम है और ये हिल की पूरी लेगेसी को एक बिल्कुल अलग रोशनी में खड़ा कर देता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका क्या किया जाए। अगर वो इंसान एक धोखेबाज था तो उसके काम, उसकी फिलॉसफी का क्या? देखिए, हमें इन परेशान करने वाले सच का सामना तो करना ही होगा, लेकिन साथ ही हमें उन विचारों के लास्टिंग इम्पैक्ट को भी देखना होगा जो शायद अपने बनाने वाले से भी कहीं ज्यादा बड़े हो गए। हकीकत यही है कि उस इंसान के क्वेश्चनेबल पास्ट के बावजूद थिंक एंड ग्रो रिच आज के मॉडर्न सेल्फ हेल्प और पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री की नींव का पत्थर बन गई। ऐसा लगता है जैसे किताब का जो असर था वो लिखने वाले की कमियों से कहीं आगे निकल गया और उसने आने वाली कई पीढ़ियों के थॉट लीडर्स को शेप किया। और आज भी हिल की फिलॉसफी जिंदा है। टोनी रॉबिन्स को देखिए, उन्होंने गोल विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स पर अपनी पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। फुबू के फाउंडर डेमन जॉन आज भी हर सुबह और रात अपने 10 खास गोल्स को पढ़ते हैं। ये हिल के 6 स्टेप फॉर्मूला का ही तो एक मॉडर्न वर्जन है। और ओपरा विनफ्रे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी बड़ी समर्थक हैं, उनकी पूरी कहानी हिल की फिलॉसफी से मिलती जुलती है कि पहले अपनी जिंदगी के लिए एक विजन रखो, इससे पहले कि वो हकीकत बने। तो लीजिए, हम घूम फिर कर वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या नेपोलियन हिल के सिद्धांत एक पावरफुल फिलॉसफी है या सिर्फ एक इंस्पायरिंग मिथ? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है। हो सकता है एक आइडिया तब भी काम करे भले ही उसे देने वाला इंसान खुद एक झूठ पर जी रहा हो। आखिर में इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।